हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो सब बढ़िया होना चाहिए। ऑल इज वेल। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम मैंने जो अपनी एमसीक्यू की वीडियो डाली थी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया ऑल ओवर इंडिया। बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर हमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो मैं दोबारा से स्टूडेंट्स बता रहा हूं, अगर किसी भी बच्चे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। तो स्टूडेंट, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, जिसके अंदर आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टेट पढ़ेंगे, सरकार क्या होती है, जो कि हमें आर्टिकल 12 के अंदर बताया गया है। इससे रिलेटेड केस लॉ भी है, जिसके अंदर हमें 6 टेस्ट बताए गए हैं। अगर उन 6 टेस्ट में से एक भी टेस्ट प्रूफ हो जाता है तो उसे स्टेट मान लिया जाएगा, उसे सरकार मान लिया जाएगा। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी स्टेट पढ़ा हुआ है कि सरकार क्या होती है, क्या उन बच्चों को इन क्वेश्चंस के आंसर आते हैं या नहीं आते। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बीसीसीआई आपको बताना है स्टेट है या नहीं है। आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, एनएससी स्टेट है या नहीं है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थर्ड क्वेश्चन है मेरा, बीएसई स्टॉक एक्सचेंज हमारा स्टेट है या नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन, आरबीआई स्टेट है या नहीं है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरा, सेबी सेबी आपको बताना है स्टेट है या नहीं है, इसे सरकार की डेफिनेशन में लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपके लिए जो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ वो मैंने फेस टू फेस क्लासेस के अंदर लिया था। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग स्टेट पढ़ेंगे, सरकार क्या है, और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर अपलोड होगा वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग होगा। स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर जो मैं अब आपको कराने जा रहा हूं, मैं आपको सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन कराने जा रहा हूं। क्या कराने जा रहा हूं मैं? स्टेट की डेफिनेशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्टेट क्या होता है। ये अलग से एक सेपरेट टॉपिक है, एग्जाम में 5 नंबर का आ सकता है। तो हम लोग देखते हैं स्टेट क्या हो सकता है। तो मैं ना आपको वर्चुअल फॉर्म में यहाँ पे चार्ट बताऊंगा, आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे उस तरीके से। तो आप लिख लो ऊपर सेंटर में डिफाइन स्टेट। तो स्टेट वर्ड कहां पे डिफाइन किया गया? आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इतना समझ में आ गया होगा कि जो स्टेट है वो आर्टिकल 12, मतलब कि स्टेट मतलब सरकार क्या है। अब आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती होंगी, पर यहाँ पे सरकार क्या है वो हमें आर्टिकल 12 ने बताया। आगे आप लिख सकते हो रेड विथ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। रेड विथ सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, ये देखो कब आया था? 1981 में। कब आया था? 1981 में। अजय हसिया खालिद मुसीब, ठीक है ना। तो केस लॉ के नाम भी देख लो आप। तो ये अजय हसिया वाला जो केस है, खालिद मुसीब, तो ये केस क्या करना है, हमें याद करना पड़ेगा। क्यों याद करना पड़ेगा? हो सकता है एग्जाम में आ जाए कि आर्टिकल 12 के लिए बताओ सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा टेस्ट डिसाइड किया था। देखो लिखा है ना, फॉलोइंग आर द टेस्ट टू डिटरमाइन। ये टेस्ट है जो डिटरमाइन करेगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो एनएनटी, वो आपकी स्टेट है या नहीं है। तो ये फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे। क्या समझ में आया? कि अगर मुझे ये जानना है कि स्टेट क्या है तो दो चीजें, एक आर्टिकल 12 है, दूसरी तरफ अजय हसिया खालिद का केस। इन चीजों से मुझे पता लगता है कि ये चीज स्टेट है या नहीं है। तो पहले हम आर्टिकल 12 देख लेते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये केस देख लेते हैं। हमें पता लग जाएगा कि भैया ये चीज, इस ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टेट बोलोगे, इस एजेंसी को आप स्टेट बोलोगे या नहीं बोलोगे। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेता हूं। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा। क्या वो स्टेट है? क्या जेएनयू, क्या डीयू, क्या ये स्टेट है? तो यस, आपका देखो जवाब गलत हो गया ना। जो डीयू है वो स्टेट है, जेएनयू है जो स्टेट है, और जो ये बीसीसीआई है ये स्टेट नहीं है। अब कैसे पता लगेगा? आर्टिकल 12 में उसका जवाब लिखा होना चाहिए। मैंने जानबूझ के क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया, क्योंकि कई बार बच्चा कहता है सर हमें पता है स्टेट कौन है, ठीक है ना।
तो मैंने बच्चे को बता दिया कि भाई देख अभी तुझे कुछ नहीं पता है, हम 0 लेवल से कर रहे हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का केस अजय, क्या नाम था? हाँ जी, अजय हसिया खालिद मुजीब। आ गई बात समझ? 1981 क्या केस था, एक बार दोबारा बोल दो। अजय हसिया वर्सेस खालिद मुसीब, ठीक है जी, ये केस था 1981 सुप्रीम कोर्ट। सर हम पैदा नहीं हुए थे, कोई बात नहीं। तो देखो क्या बोला आर्टिकल 12 ने, अगर आप देखोगे आर्टिकल 12 की वर्डिंग क्या है, इंक्लूड्स, मतलब कि जो ये बता रहे हैं वो तो स्टेट है, पर अगर उसके अलावा कोई और भी लगेगा तो वो भी स्टेट मान लिया जाएगा। कैसे मान लिया जाएगा? एज पर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। कौन सा डिसीजन? अजय हसिया वर्सेस खालिद मुसीब। आ गई बात समझ? तो मुझे बताओ सबसे पहले आर्टिकल 12 ने किसको इंक्लूड किया? गवर्नमेंट को। क्या मुझे बताओ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? यहां पे लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहां पे? सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहां पे? हाँ जी, स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहां पे? देखो लिखा है ना यहां पे, सेंट्रल गवर्नमेंट तो आ गया पहले वाले में, और नीचे वाले में कौन सी गवर्नमेंट है? स्टेट गवर्नमेंट है। आप ऐसे करके बना रहे हो ना, आर्टिकल 12 आपने लिख लिया। अब जो आर्टिकल 12 में आपने लिखा है स्टेट इंक्लूड्स, स्टेट इंक्लूड्स के कितने पार्ट कर दोगे? 3 पार्ट्स कर दोगे। कितने पार्ट कर दोगे? 3 पार्ट्स कर दोगे। पहले पार्ट में क्या आ जाएगा सर? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। तीसरे पार्ट में क्या आ जाएगा? लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज और अदर अथॉरिटीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट का मतलब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट पहले पार्ट के अंदर। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट सेकंड पार्ट के अंदर। और थर्ड पार्ट में किसकी बात कर रहा है? लोकल अथॉरिटी की। आपको बताइए लोकल अथॉरिटी आपकी एमसीडी, हरियाणा में हुड्डा, पंजाब में पुड्डा। हुड्डा का मतलब क्या है? हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। पुड्डा का मतलब भी आपको समझ में आएगा ही होगा, पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। दिल्ली में कौन सी है? एमसीडी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, डीडीए, ठीक है ना, डीडीए। यूपी में जीडीए। आगे बात समझ में? तो पहले वाले की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट तो आ गई। अब मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट को हम स्टेट मानेंगे? यस। क्या मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी जी है वो अकेले सारा काम करते हैं? नहीं। उनकी क्या है? मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, बड़ी सारी मिनिस्ट्रीज है। आगे बात समझ में? तो क्या इन मिनिस्ट्री को भी स्टेट बोलेंगे? यस। कंपनीज एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है? एमसीए। अभी जो ये रूल 8 कैपिटल ए के अंदर चेंज लेके आए हैं, कौन लेके आया है? एमसीए लेके आई। क्या पार्लियामेंट ने चेंज किया है क्या? वो नहीं, पर एमसीए ने चेंज किया और हमें मानना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसने ये पावर अपनी क्या कर रखी है? डेलीगेट कर रखी है। और अगर पार्लियामेंट अपनी कोई पावर डेलीगेट कर रहा है तो क्या भारत के संविधान में लिखा होगा कि कुछ ऐसी पावर्स होती होंगी जो पार्लियामेंट डेलीगेट कर सकता है? तो यस, भारत के संविधान के अंदर लिखा है कि कुछ ऐसी पावर्स हैं जो पार्लियामेंट क्या कर सकता है? डेलीगेट। तो उनमें से ये एक पावर है और उसको क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड पावर। उसको क्या बोलते हैं? डेलीगेटेड पावर। आगे जी बात समझ में? तो मुझे बताओ सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या मानोगे? स्टेट। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं सबको क्या मानोगे? स्टेट। समझ में आया नहीं आया? क्या जो बंदा हमारे जो लोग हैं जो हमने चुने हैं इलेक्शन के अंदर, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्या उनको भी स्टेट मानेंगे? यस। खत्म, पहला खत्म। दूसरे में आ जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट माना जाएगा। जो स्टेट के अंदर एमएलए है, पता है ना आपको एमएलए की फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि जो हमारी क्या बोलते हैं पार्लियामेंट है वहां पे क्या होते हैं? एमपी। और जो हमारे ये क्या बोलते हैं विधानसभा विधान परिषद होती है, जो स्टेट की असेंबली होती है, वहां पे कौन होते हैं? एमएलए, ठीक है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या उनको भी स्टेट माना जाएगा? यस। अब आ जाओ, क्या लोकल अथॉरिटी को स्टेट मानेंगे?
क्या जो लोकल अथॉरिटी है उसे स्टेट मानेंगे? यस। लोकल अथॉरिटी में लिख लो कौन कौन लोग आएंगे, एक पूरी लिस्ट आपको दे रखी है, ये अंडरलाइन कर लो आप सीधे। ये सारे लोग लोकल अथॉरिटी के अंदर आएंगे, ये सारे लोगों को लोकल अथॉरिटी बोला गया। तो जो लोकल अथॉरिटी समझाया गया है वो यहां पे बताया गया। इसमें तो कुछ बताने वाला नहीं है लोकल अथॉरिटी में, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखें अदर अथॉरिटी, क्या बोल रहा है ये? अदर अथॉरिटी। अदर अथॉरिटी में देखो ये क्या बोल रहा है, अदर अथॉरिटी के अंदर कौन सी अथॉरिटीज आएंगी? अदर अथॉरिटीज के अंदर वो कह रहा है जो अथॉरिटी किसने क्रिएट की है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। जो अथॉरिटी किसने क्रिएट की है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, या किसी स्टैच्यूट ने, या किसी स्टैच्यूट ने। एग्जांपल लिख लो, ट्राई, IRDA, SEBI, आगे बात समझ में? आप मुझे बताओ, ट्राई, IRDA, SEBI, ये सब कुछ क्या है? ये इनके खुद के स्टैच्यूट बने हुए हैं। अगर जिन बच्चों का सिक्योरिटीज लॉस का पेपर है, कैपिटल मार्केट का पेपर है, उनको पता होगा SEBI खुद एक एक्ट बना हुआ है, SEBI खुद एक लॉ है। थोड़ा सा अगर मैं ऐसी बात करूं, जो लोग बच्चे ग्रुप 2 का पेपर दे रहे होंगे तो उनको पता होगा जितने भी इंटरमीडिएट्स हैं, इंटरमीडिएट है कौन असली में? जो कंपनी है और जो बंदा इन्वेस्टर है, उसके बीच में जितने लोग आएंगे सारे इंटरमीडिएट्स आएंगे। फिर चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो मर्चेंट बैंकर हो, चाहे वो अंडर राइटर हो, चाहे वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हो, चाहे वो RTA हो, कोई भी बंदा हो, वो सारे के सारे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट्स। तो मुझे क्या बताओ, क्या SEBI एक्ट एक स्टैच्यूट बनाया गया है? नहीं बनाया गया? आगे बात समझ में? क्या ICSIB क्या एक स्टैच्यूट बनाया गया है? नहीं बनाया गया? वो भी एग्जांपल में आ जाएगा, ICIB एग्जांपल के अंदर आ जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड, क्या मुझे बताओ, जो दिल्ली जल बोर्ड है क्या उसे आप स्टेट मानोगे या नहीं मानोगे? यस, दिल्ली जल बोर्ड को क्या मानेंगे? स्टेट मानेंगे। क्यों मान रहे हैं उसको भी स्टेट? क्योंकि जो ये काम कर रहा है, ये किसके लिए काम कर रहा है? पब्लिक के लिए। आगे बात समझ में? पब्लिक वेलफेयर के लिए सारा काम करवाया जाता है इससे। तो ये सब क्या माने जाएंगे? स्टेट माने जाएंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर मैं आपको बोलूं और आप एग्जाम्पल लिखना चाहो, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, ये यहां से, ये यहां से आप चेंज कर सकते हो। कोई भी यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बोला था, थोड़ा सा मैं बीच से करा रहा हूँ, एक एक लाइन में पढ़ा नहीं रहा, घर से आप पढ़ लेना। कोई भी यूनिवर्सिटी आ जाएगी, यहाँ पे DU आ जाएगा, JNU आ जाएगा, ठीक है ना। इन सबको भी क्या माना जाएगा? स्टेट माना जाएगा। और अभी हम बात कर रहे थे, देखो गुजरात हाई कोर्ट कहीं पे लिखा है, गुजरात हाई कोर्ट। यस, गुजरात हाई कोर्ट क्या बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो भी क्या है? स्टेट है। गुजरात हाई कोर्ट क्या बोलता है? जो प्रेसिडेंट है उसको भी क्या माना जाएगा? स्टेट। आर्टिकल 359, आर्टिकल 359। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, बढ़िया इंटरेस्ट ले रहे, ठीक है ना। तो आर्टिकल 359 बोलता है कि हम प्रेसिडेंट को भी क्या मानेंगे? स्टेट मानेंगे। फिर ये अलग से पैरा चेंज हो रही है, सारे अलग अलग पैरा में पढ़ना है। क्या मुझे बताओ, ये देखना, ये लाइन अप्रूवल अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया है, क्या मुझे बताओ? इसका बेस्ट एग्जांपल है एम्बेसी आउटसाइड इंडिया। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? एम्बेसी आउटसाइड इंडिया। क्योंकि देखो इसने यहां पे क्या लाइन बोली है, कह रहा है जो अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्या कह रहा है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। क्या बात कर रहा है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। कह रहा है नॉट ओनली एवरी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कह रहा है कि केवल जो इंडिया की टेरिटरी में अथॉरिटी, केवल वो ही नहीं, बट ऑल्सो फंक्शनिंग आउटसाइड इंडिया, प्रोवाइडेड सच अथॉरिटीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उनको भी क्या माना जाएगा? स्टेट माना जाएगा। और बेस्ट एग्जांपल है इंडियन एम्बेसीज आउटसाइड इंडिया।
आगे जी बात समझ में? तो उनको हम क्या मानते हैं? स्टेट मानते हैं। और मुझे ये बताओ, क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या इसे भी स्टेट माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यस, इसको भी क्या माना जाएगा? स्टेट माना जाएगा। ठीक, इसको आपने दो पार्ट में कर लिया ना, अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिया में दो पार्ट हो जाएंगे, है ना? नॉट ओनली एवरी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया बट ऑल्सो कवरिंग द आउटसाइड टेरिटरीज। उसके बाद जो कॉरपोरेशंस हैं, अगर आप यहां पे देखो कॉरपोरेशंस की बात करने लग गए आप, तो कॉरपोरेशंस के क्या एग्जांपल होंगे? एलआईसी। कॉरपोरेशंस के क्या एग्जांपल होंगे मुस्कान? एलआईसी। जो एलआईसी है, आईजीआई एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट, ये सब मुझे बताओ क्या ये स्टेट माने जाएंगे? यस, ये भी क्या माने जाएंगे? स्टेट माने जाएंगे। क्योंकि जो एलआईसी बनाई गई कंपनी, वो किसने बनाई? सरकार ने, ठीक है ना? तो उसे भी पूरा कंट्रोल किसका रखा गया? सरकार का, तो इसलिए उसे भी क्या बोला गया? स्टेट बोला गया उसको। स्टॉक एक्सचेंज, ये सतीश नायक का केस आ रहा होगा, कहीं पे आ रहा है सतीश नायक, क्या है? तो सतीश नायक और कोची स्टॉक एक्सचेंज, मुझे बताओ जो स्टॉक एक्सचेंज है उसे क्या बोलोगे? जो स्टॉक एक्सचेंज है क्या उसे भी स्टेट बोलेंगे? क्या क्या जो ये बीएससी और एनएससी है, क्या ये स्टेट बोले जाएंगे? देखो अगर आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, नो। आंसर क्या लिखा हुआ है? नो। क्या लिखा हुआ है देखो, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अदर अथॉरिटी, आर्टिकल 12 was not discharging any public duty। कोई पब्लिक ड्यूटी थोड़ी ना डिस्चार्ज कर रहे हैं ये लोग। स्टॉक एक्सचेंज इट इज अ इंडिपेंडेंट बॉडी। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो बताओ स्टेट है या नहीं। तो आप एक घर जाके लिस्ट बना लेंगे, जो जो सर ने स्टेट बताए बस वही स्टेट है, उसके अलावा कोई स्टेट ही नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट, एमसीए स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस स्टेट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट स्टेट, एमएलए स्टेट, एमपी स्टेट, लोकल अथॉरिटीज पंचायत, ठीक है ना, म्युनिसिपैलिटीज, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सब स्टेट। आगे बात समझ में? तो एक अपनी लिस्ट ही बना लेना कहानी। क्या अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट का केस कर सकते हैं? अजय हसिया, खालिद मुसी, ठीक है ना, तो ये केस करते हैं। इसमें ये टेस्ट बताया गया, कितने टेस्ट बताए गए? टोटल 6 टेस्ट है। अगर 6 में से आप किसी में भी आ गए, किसी एक में भी आ गए, तो आप क्या मान लिए जाओगे? स्टेट मान लिए। कह रहे इंटायर शेयर कैपिटल, आपके कॉर्पोरेशन की जो इंटायर शेयर कैपिटल है, जो इंटायर शेयर कैपिटल है कॉर्पोरेट, वो किसके हाथों में? सरकार के हाथ में। तो मुझे बताओ उसको क्या बोलोगे? स्टेट बोलेंगे। दूसरा क्या है? फाइनेंशियल असिस्टेंट, मतलब कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सारा पैसा कौन सपोर्ट करता है? स्टेट करती है, तो उसे भी क्या मान लिया जाएगा? स्टेट मान लिया जाएगा। कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन जिसकी मोनोपोली है, कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन जिसकी मोनोपोली है उस स्टेट के अंदर और उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है स्टेट ने कि भैया इसी की मोनोपोली रहेगी, तो उसे भी क्या मान लिया जाएगा? स्टेट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? डीप और प्रिवेसिव कंट्रोल, है ना, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा किसका कंट्रोल है वहां पे? स्टेट का ही कंट्रोल है। फंक्शन ऑफ द कॉर्पोरेशन आर द पब्लिक इंपॉर्टेंस, मतलब कि जो फंक्शन कर रही है वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कैसे फंक्शन कर रही है? ऐसा पब्लिक इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग, तो उसको भी क्या मानेंगे? स्टेट मानेंगे। एंड क्लोजली रिलेटेड टू गवर्नमेंट फंक्शंस है। जैसे मुझे बताओ ना क्या काम है? आपकी गली मोहल्ले में नालियां बनवाना किसका काम है? जो वहां की एमसीडी है उसका काम है, ठीक है ना। और मान लो कोई आदमी बनवाने लग गया, तो कोई आदमी ऐसे तो बनाएगा नहीं। ऐसा अगर कोई बनाता हो तो मुस्कान करिए हमारी गली में भेजो, मैं कह रहा हूं पहले मेरे यहां भेज दो, सीधी सी बात है। आगे बात, और हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। कहां है ऐसे लोग? ठीक है, जो बन गए, जिनको काम करना है वो कर नहीं रहे, कोई और आके करके जाएगा। कौन है भाई? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू अ कॉर्पोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज ट्रांसफर टू अ
कॉर्पोरेशन, ऐसा हो सकता है कोई डिपार्टमेंट हो जो ट्रांसफर किया गया हो, ऐसा कॉर्पोरेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है आईडीबीआई। आईडीबीआई क्या था? सरकार ने बनाया था, सरकार ने आईडीबीआई बनाया था, जो बैंक है, आपने सुना होगा। तो सरकार ने जब वो बैंक बनाया था, तो सरकार ने वो एक छोटा सा बच्चा, जो कहते हैं ना, जैसे आप पैदा हुए तो कहाँ हुए? अपने घर के अंदर, पर आज आप सीएस बन गए, आपने क्वालिफिकेशन कर लिया, आप कंपनीज में जॉब कर रहे हो, आपने अपना घर बना लिया, क्या आप उस घर से दूर चले गए? नहीं चले गए, चले गए, नो डाउट। मतलब बच्चे तो हमेशा अपनी मम्मी पापा के ही रहोगे ना, अब ये ना कि चेंज हो जाओगे। उसी तरीके से जो आईडीबीआई है, बच्चा तो किसका रहेगा? हमेशा सरकार का ही, जबकि आज की डेट में वो एक अलग जगह ट्रांसफर कर दिया गया है उसको, पर रहेगा किसका वो बच्चा? सरकार का ही रहेगा, क्योंकि अभी भी हम अभी भी क्या है? सरकार की होल्डिंग है। अगर सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, पता है ना, कई बार सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट की है, जैसे बीएसईएस, जो बिजली आती थी दिल्ली के अंदर, पहले डेसू की आती थी, ठीक है ना, फिर उसके बाद बीएसईएस ये सब बना। तो अब मुझे बताओ, अब तो मुकेश अंबानी ने होल्डिंग कर ली उसके अंदर, और अब तो बीएसईएस सरकारी नहीं रह गई, प्राइवेट प्लेयर हो गया। और आपने देखा भी होगा, दिल्ली के अंदर बिजली जाती नहीं, क्योंकि जब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जो काम जाता है, पहले एलआईसी हुआ करती थी, अगर किसी को इंश्योरेंस कराना है तो एलआईसी कराती थी, पर आज की डेट में अवीवा, मैक्स, आईसीआई, पोटेंशियल, एचडीएफसी, मतलब बहुत सारे, मेटलाइफ, ये वो बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है ना, उस सेक्टर के अंदर। समझ में आया या नहीं आया? अगला है प्रदीप कुमार विश्वास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी, ये केस हुआ। ये क्या चीज है? इसके अंदर CSIR, पता है CSIR क्या है? CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। मैं दिखा देता हूं। देखा आपने? ये अभी देखना, मोदी जी की फोटो आ जाएगी इसमें, ये देखो, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, या साइंस बोल लो, अच्छा साइंटिफिक ही तो है, एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। किसके अंदर है ये? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है। क्या इसे भी स्टेट बोलेंगे? यस, इसको भी क्या बोलेंगे? स्टेट बोला जाएगा। देखा जाए तो सरकार बहुत जगह पैसा खर्च करती है, पर हमें अवेयरनेस ही नहीं, ठीक है ना, तो कई बार ऐसा भी होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट, कौन सा कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट, ये 7 जज बेंच, 7 बेंचेस लगी इसके लिए, ठीक है ना, तो 7 जज भाई साहब, बेंचेस होती हैं असली में, ठीक है ना। तो इतनी, आपने सुना होगा राम मंदिर वाला मुद्दा, कितनी सबसे बड़ी बेंच लगी वहां पे, अभी मुझे नहीं पता कितनी बेंचेस लगी थी, और सोचो कितने साल के बाद वो डिसीजन आया। आपको नहीं लग रहा कितने सारे केसेस उस टाइम पे सॉल्व हो सकते थे, और इतना ज्यादा हमने टाइम वेस्ट किया, पर क्या करें, वही वाली कहानी है ना। तो अगर एग्जाम में आ जाए CSIR, तो हम क्या बोलेंगे? ये भी क्या है? स्टेट है। इसको भी क्या बोला गया? स्टेट बोला गया, क्योंकि सारा कुछ कंट्रोल किसका है? सारा पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ही दे रही है। वही 6 में से ही कवर हो रहा है सब कुछ, सब कुछ गवर्नमेंट ही कर रही है। BCCI देखो, अभी आ गया आगे, हाँ ये नीचे इस वाले पैरा में आ जाए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया, क्या बोला गया? वॉज नॉट अ स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12 बिकॉज इट इज नॉट shown to be financially functioning or administration
डोमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा डोमिनेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती है इसको, ठीक है। ये एक अलग से एक बॉडी बनी हुई है और अब अलग से अपना काम कर रहा है, बट मियरली रेगुलेटरी इन नेचर। पर किसके कंट्रोल में है ये नेचर, मतलब इसके ऊपर कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ही कर रही है। गवर्नमेंट एंड कंट्रोल द एक्साइज बाय गवर्नमेंट वाज नॉट प्रीवियसली बट मियरली रेगुलेटरी बॉडी। जैसे देखो, हाँ, जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, बट जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एक अपना प्रॉफिट मोटिव के लिए बना हुआ है, वो पब्लिक के वेलफेयर के लिए, मतलब ऐसे, मतलब पब्लिक को एक वेलफेयर, मतलब जैसे देखो रिलायंस ने, मुकेश अंबानी ने एक कंपनी बनाई, तो भाई नो डाउट कि मुकेश अंबानी ने जो कंपनी बनाई है इट इज अ सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशंस। आपको बताओ कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट भी ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। बट वो जो काम कर रहा है वो अपने प्रॉफिट मोटिव्स के लिए कर रहा है और सरकार का कोई पैसा उसमें नहीं लगा हुआ। उसी तरीके से जो ये बीसीसीआई बना दिया, इसमें सरकार का कोई पैसा नहीं है, पर रेगुलेट सरकार करती है। अगर सरकार का पैसा भी इसमें हो जाता तो ये स्टेट हो जाती। क्या आपको नहीं लग रहा हमें पहले से ही पता होना चाहिए? या तो देखो ये 6 टेस्ट आ जाए लिखे हुए तो हम पता लगा लें, अदरवाइज क्या होगा, हमें पहले से पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको पहले से नहीं पता होगा, आपको कैसे पता होगा कि उसके अंदर पैसा लगा है या नहीं लगा हुआ, या उसकी मोनोपोली चल रही है या नहीं चल रही है। आगे बात समझ में। और बीसीसीआई की थोड़ी ना, मतलब बीसीसीआई थोड़ी ना, और भी तो सारे बोर्ड हैं, स्टेट के बोर्ड हैं, स्टेट क्रिकेट बोर्ड्स भी बने हुए, उनके भी मैचेस होते हैं। ये ना आपके लिए यही मैचेस कर रहा है पूरे हिंदुस्तान में, बस ये कि ये इंटरनेशनल लेवल के लिए है, वो स्टेट लेवल्स के लिए, और लोकल भी बने हुए हैं आज की डेट में तो। और आज की डेट में जितने भी क्रिकेटर्स हैं सबने अपनी एकेडमी बना दी। सहवाग देख लो, स्कूल तक बना दिए सहवाग में, पता होगा आपको, स्कूल भी है, पता है सबको। कहां पे? हाँ, इसको स्टेट नहीं मानेंगे, ठीक है। आगे देखो और क्या बोलते हैं। ये पैरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार आप ये पैरा पढ़ेंगे, लास्ट वाला पैरा, और मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या है, फिर मैं आपको बताता हूं। अच्छा ही मिलता है हमेशा, पढ़ने वाले बच्चे मिलते हैं, मुझे वही पसंद है भाई। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, मैं आपको इसके लिए चार्ट अगर मैं बनवा दूं, चार्ट बनवा देता हूं, इस पॉइंट के लिए चार्ट बना देते हैं। देखो क्या बोलता है, सेंटर में लिखेंगे कोट, कोर्ट क्या करता है आपको पता है? कोर्ट दो तरीके से फंक्शन करता है। कोर्ट की जो फंक्शनिंग है वो दो तरीके से होती है। कोर्ट की फंक्शनिंग कितने तरीके से? दो तरीके से। एक ये जुडिशियल फंक्शन करता है, जुडिशियल फंक्शन, और दूसरे कौन से फंक्शन करता है? नॉन जुडिशियल, नॉन जुडिशियल फंक्शन। अब हमें ये कोर्ट तो हमें पता है क्या होता है, हमें ये जानना होगा मुस्कान कि जुडिशियल फंक्शन क्या होते हैं और नॉन जुडिशियल फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन का मतलब तो हमें पता है कोई भी काम करना। अब भाई तुम काम कौन सा बोल रहे हो? तो देखो जुडिशियल फंक्शन के अंदर क्या चीज आ जाएगी यहां पे ध्यान से देखना, इसने यहां पे पहले नॉन जुडिशियल देखते हैं। कह रहा है इन एक्सरसाइज नॉन जुडिशियल फंक्शंस।
क्या एग्जांपल दे रहा है नॉन जुडिशियल फंक्शन में? अप्रूवर इन एक्सरसाइज ऑफ रूल मेकिंग पावर्स where a court makes rules it is a non judicial function. क्या कोर्ट अपने लिए खुद के रूल्स बना सकता है? यस, देखने को मिलता है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वो अपने लिए रूल्स बनाते रहते हैं। क्या मुझे बताओ हाई कोर्ट ने ये रूल्स बनवा दिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये रूल्स बनवा दिए कि अगर 2 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टीज होगी तो उसके लिटिगेशन के डिस्प्यूट्स हम हैंडल करेंगे, और बिलो 2 करोड़ होगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैंडल करेगा। क्या मुझे बताओ खुद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने लिए रूल्स बना दिए? नहीं बना दिए, बना दिए। क्या महाराष्ट्र का हाई कोर्ट अलग रूल्स बना सकता है? यस। क्या ये कोर्ट के नॉन जुडिशियल फंक्शन हो गए या नहीं हो गए? और अगर कोर्ट का नॉन जुडिशियल फंक्शन है तो उसे स्टेट बोला जाएगा या नहीं बोला जाएगा, ये बताना है। अगर नॉन जुडिशियल फंक्शन होगा तो क्या उसे स्टेट बोलेंगे? तो यहां पे लिख लो कि अगर नॉन जुडिशरी फंक्शन है, नॉन जुडिशियल फंक्शन है तो हम स्टेट मानते हैं। अगर क्या है, नॉन जुडिशियल फंक्शन है तो हम उसे क्या मानते हैं? स्टेट। देख लो अब आप यहां से पढ़ सकते हो अप्रूवा। अब आप यहां से पढ़ सकते हो जुडिशरी ऑल्दो एन ऑर्गन ऑफ स्टेट, यस और नो? वो बोलते हैं वैसे तो जुडिशरी क्या है? ऑर्गन है एक स्टेट का, लाइक एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स। हु आर द लेजिस्लेचर्स? लेजिस्लेचर्स आर द लॉ मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव इट इज अ एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज अ इम्प्लीमेंटेशन बॉडी। इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार है जो इंप्लीमेंटेशन करती है। देखो जीएसटी का कानून किसने बनाया? लेजिस्लेचर्स। कौन से लेजिस्लेचर ने बनाया? पार्लियामेंट ने बनाया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जीएसटी का लॉ बनाया। उसकी इंप्लीमेंटेशन किसने करवाई? भारत सरकार ने। ठीक है। और अगर आज आप देखेंगे, मैंने अपने स्टेटस में भी लगा रखा है, मेरे ख्याल से कितने करोड़ का जॉनसन एंड जॉनसन का कितने करोड़ का है? 230 करोड़ के आसपास, 239 करोड़ की डिमांड की है जीएसटी के अंदर। उन्होंने ज्यादा चार्ज कर लिया, ठीक है ना? तो कई बार होता है कि हम क्लास में ऐसी मजाक में बातें कर रहे होते हैं, और जब कंपनीज में, अब मुझे बताओ जॉनसन इतनी बड़ी कंपनी, आप देखो बेबी जितने प्रोडक्ट हैं, जो भी मदर है भाई जॉनसन का प्रोडक्ट ले लो। जबकि मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स आ गए, क्योंकि अब जैसे हमारा बेबी है तो हमें भी पता है कि और भी काफी अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए। अभी मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, आपको कुछ नाम पता है क्या? हिमालय के भी है, हाँ? और भी एक कंपनी आई यार, हिमालय का भी अच्छा है, मदर केयर, वेरी गुड। मदर केयर के पता नहीं क्या हो गया, मैंने जिनको भी देखा है सब मदर केयर यूज कर रहे हैं। ये क्या होता है आपको पता है? माउथ पब्लिसिटी। वो मदर केयर यूज, नाम भी देखो कैसे रखा है, मदर केयर। ऐसे देखो आपने देखा होगा नाम कैसे रख लिया, मदर डेयरी। एक था अमूल है, हाँ मॉम, उसके भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। अभी मेरी वाइफ ने मंगाया था उसका भी। तो ये क्या है, हम लोग तो बस एक बार नाम सुना, अब वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि बच्चे के लिए ये बेटर होगा। जैसे आजकल आपने देखो आज की डेट में आप नहीं बोल सकते कि किसी फीमेल को कि ये हाउस वाइफ है। आज की डेट में वो हाउस वाइफ नहीं है, वो तो एजुकेटेड लोग हैं, वो तो होम मेकर है। आगे बात समझ में? तो वो ये देखते हैं कि भाई घर के अंदर कौन सी चीज जो हम खा रहे हैं उसमें क्या विटामिन है। पहले नहीं देखता था कोई, क्योंकि पहले मिलता ही ए ग्रेड था, आजकल तो सी ग्रेड भी नहीं मिल रहा, उससे भी बेकार ग्रेड है। आ रही कुछ बातें समझ में? तो आजकल हम ना अपनी हेल्थ को लेके बड़ा वो हो गए कि हम पानी भी पी रहे या नहीं पी रहे, हम जो खा रहे उसमें क्या विटामिन है, हमने कितनी कैलोरीज ली, कितनी बर्न हुई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो क्या हुआ, सॉल्ट का क्या हो गया, नमक। अब हमारे घर पे ना नमक बंद हो गया, मतलब सब बिना नमक के खाते हो क्या? नहीं, सेंधा नमक आता है। अब वो क्या हुआ, उन्होंने कहीं देखा, उनको पता लगा, उनको पता भैया ये यूज करना है। भले ही वो खाने में और एजुकेशन में, मतलब अपनी हेल्थ और पढ़ाई को लेकर हम कभी पैसे को ज्यादा वो नहीं देते। अगर हमें एक पता है कि यार कल हम ये चीज कर लेंगे अच्छी पैसे, तो कोई
मैं जाता था ना किताब की दुकान में, मैं देखता था यार 600 रुपए की किताब है, ये है वो है, मैं उसी टाइम पैसे, मेरे को बुक पसंद आ गई ना, मैं उसी टाइम खरीद के लेके आया था। पर आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने साथ भी बच्चे देखे हैं भाई, वो बुक खरीद ही नहीं पाते थे। नई शर्ट खरीद लेंगे, कपड़े ले लेंगे। मेरे लिए कपड़े क्या होते थे, और डाउन में प्योरिटी होती थी। सबसे पहले तो प्योरिटी है कि भाई बुक्स, उसके भी ऊपर प्योरिटी मेरी खाने पीने की होती है। खाने हेल्थी नहीं रहेगी तो फिर क्या, खाने का तो मैं अभी भी शौकीन। तो कुछ बात समझ में आ गई। तो लेजिस्लेचर क्या है, लॉ मेकिंग बॉडी होगी। एग्जीक्यूटिव क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ब्यूरोक्रेट्स हो गए जो इंप्लीमेंटेशन बॉडी है। और जुडिशरी क्या हो गया, पनिशमेंट बॉडी होगी। हमें ये जानना है कि जो जुडिशरी है वो स्टेट है या नहीं है ना भाई। इज नॉट स्पेशली मेंशन इन आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 के अंदर तो नहीं बताई गई। क्यों, आर्टिकल 12 में तो तीन ही चीजें बताई गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और एमपी बता दिए, मतलब पार्लियामेंट बता दी। सेकंड वाले में स्टेट गवर्नमेंट और एमएलए बता दिए। थर्ड वाले में लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटीज बता दी। आर्टिकल 12 में तो कहीं पे जिक्र ही नहीं किया। तभी तो मैं कह रहा हूं जब तक हमने पढ़ा ही नहीं होगा हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बताना कि कौन सी चीज स्टेट है या नहीं है। फिर हम केस लॉ में जाएंगे। केस लॉ क्या था, क्या नाम था केस का? हाँ, अजय हसिया खालिद मुसीब। तो हमें फिर अजय खालिद के केस में हमें जाना पड़ेगा। वहां जाके हमें देखना पड़ेगा कि भैया उस केस लॉ के अंदर क्या हुआ। वो 6 टेस्ट हमें चेक करने पड़ेंगे। अब पता लग रहा है वो टेस्ट भी नहीं पता लग रहा, तो इसका मतलब कि हमें क्या है, हमने और भी सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है जैसे बीसीसीआई, तो वो हमने पढ़ी हो तो जाके हमें पता लगेगा। देखो इसके अंदर क्या बोला, हाउएवर द पोजीशन इज दैट वेयर द कोर्ट, देखो अब कोर्ट वर्ड आ गया। अगर कोर्ट क्या परफॉर्म कर रहा है, जुडिशियल परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि वो किसी को पनिशमेंट दे रहा है। एग्जाम्पल किस चीज के रिगार्डिंग, फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। और क्या बोलता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूशन एक्शन, इट विल नॉट occasion that infringement of fundamental right and therefore it will not covered under state in such situation। तो उस सिचुएशन के अंदर अगर सीधी सिंपल सी बात है, if court is performing a judicial person then it will not be treated as a state। if court is exercising a non judicial functions then it is called a state। तो आपको ये देखना है कि वो कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। और नॉन जुडिशियल फंक्शंस कौन से होते हैं, इन विच कोर्ट कैन मेक रूल्स फॉर इट्स ओन, वो अपने लिए खुद ही रूल्स बना ले। तो अगर कोर्ट अपने लिए खुद ही रूल्स बना रहा है, ये सब काम कर रहा है, तो भैया वो स्टेट है। आपको किसी कोर्ट का कोई रूल पसंद नहीं आया, आप उसके अगेंस्ट केस करना चाहते हो, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ में। और पर जब आप केस करोगे तो आप किस उससे करोगे कि मैं स्टेट के अगेंस्ट केस कर रहा हूं। मैं किसके अगेंस्ट केस कर रहा हूं, मैं स्टेट के अगेंस्ट। कई बार देखा होगा ना आपने, बंदे का नाम लिखा होता है साथ में स्टेट लिखा होता है। सबसे पहले किसका नाम आता है, जो केस फाइल करता है, और जो डिफेंड करने वाली पार्टी होती है उसका बाद में नाम होता है। आगे बात समझ। तो इस तरीके से हमने स्टेट का भी कंप्लीट कर दिया। एक बार घर जाके आप पूरा पढ़ लेंगे, आपको सारा समझ में। तो स्टूडेंट्स बस चलते चलते एक ही चीज कहना चाहूंगा, जैसे मैंने कल अपनी फर्स्ट वीडियो डाली CSEET की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतनी मेरे पास डिमांड आई स्टूडेंट्स की, सर हमें MCQ क्वेश्चंस चाहिए, सर हमें नोट्स चाहिए। तो मैं आने वाले लेक्चर्स मैंने आपको बताया कि मैं MCQ को लेके मैं वीडियो अपनी रिलीज करूंगा, और हम लोग वीडियो सीरीज बनाएंगे MCQ के ऊपर, और मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे MCQ की। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे कि जो लीगल एप्टीट्यूड का, लॉ का हमारा यहाँ पे पेपर रखा गया है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ मेरे लेक्चर्स करने के बाद आपके फुल मार्क्स आएंगे। हो ही नहीं सकता कि आपका एक नंबर भी स्टूडेंट यहाँ पे आपका छूट जाए, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे अपना विजन और मैं एक मिशन के साथ यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि बच्चों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, और अगर कोई बच्चा रैंक लेके आना चाहता है तो वो रैंक भी लेके आ सकता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप सब लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आपको पता ही होगा कितना डिफिकल्ट है ये वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड करना, बनाना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी मोटिवेशन के लिए आप लोग मेरी वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो पब्लिक एट लार्ज पूरे हिंदुस्तान को पढ़ना चाहिए और सभी को पता होना चाहिए कि यार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। तो इसलिए आप मैक्सिमम इसे शेयर करें, लाइक करें, और इन वीडियोस के ऊपर मैक्सिमम आप कमेंट करें। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच।